नमस्कार। हम आज बात करते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत की। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत का ये नाम डॉल्टन ने दिया था। पीगू ने इसे अधिकतम समग्र कल्याण का सिद्धांत कहा था। रिचर्ड ए मस्ग्रेव ने भी अपनी किताब द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस में इस सिद्धांत की विवेचना की। और ये सिद्धांत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसमें कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों के प्रभावों पर एक साथ विचार किया जाता है। इस सिद्धांत में ये बताया है कि कराधान जब किया जाता है तो करदाता के ऊपर उसका भार पड़ता है और उससे उसको अनुपयोगिता मिलती है, जबकि सार्वजनिक व्यय जब सरकार करती है तो उससे लोगों को उपयोगिता मिलती है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है कि करों और व्यय को इस तरह से, यानी सार्वजनिक व्यय को इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि करों से मिलने वाली सीमांत अनुपयोगिता सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता के समान हो जाए, और संतुलन की इस स्थिति को साम्य की स्थिति कहा जाता है, और ये अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति होती है। डॉल्टन ने इस सिद्धांत के बारे में जो कहा वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक दिशा में सार्वजनिक व्यय इतनी दूरी तक ले जाया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में थोड़ी व्यय में वृद्धि से समुदाय को जो लाभ प्राप्त होता है वह कराधान में होने वाली तदानुरूप मामूली वृद्धि की हानि या सार्वजनिक आय के किसी अन्य स्रोत से होने वाली प्राप्तियों की हानि से प्रतिसंतुलित या बराबर हो जाए। इससे सार्वजनिक व्यय व सार्वजनिक आय दोनों का आदर्श योग प्राप्त होता है। तो इस तरह से अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में कराधान से होने वाली क्षति और सार्वजनिक व्यय से प्राप्त होने वाले लाभों दोनों पर एक साथ विचार किया जाता है, और ये एक व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत है, जिससे इसे सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रोफेसर JB से ने भी वित्त की वही योजना सर्वश्रेष्ठ मानी थी जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए, और सर्वश्रेष्ठ कर उसे माना था जिसकी राशि सबसे कम हो। लेकिन आजकल ये जो विचार है ये बहुत यूज़फुल नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक कर, ये कहना भी ठीक नहीं होता कि प्रत्येक कर एक बुराई होती है। अब जैसे शराब के ऊपर यदि कर लगाया जाता है और उससे उसकी कीमत बढ़ती है तो इसका उपयोग कम होगा और इससे समाज को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से ये कहना सही नहीं है कि हर कर बुरा होता है और हर सार्वजनिक व्यय अच्छा होता है। अनावश्यक युद्धों के ऊपर किए जाने वाला खर्च बुरा माना जाता है। इसी तरह युद्ध कर्ज पर दिए जाने वाला भारी और निरंतर ब्याज वो भी बुरा माना जाता है। इसलिए सार्वजनिक वित्त के संबंध में कोई भी निर्णय करने से पहले सार्वजनिक राजस्व को उगाने और उसे खर्च करने के प्रभावों का अध्ययन किया जाना ज़रूरी है। तो जहाँ एक तरफ करारोपण के भार का विचार किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक व्यय के लाभों पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्राय उत्पादक और अनुत्पादक व्यय, इनमें भी अंतर किया जाता है। उत्पादक व्यय की जांच इस बात से हो सकती है कि इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया व्यय निजी व्यक्तियों द्वारा विलासिता और उनके द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय से ज़्यादा उत्पादक होता है। डॉल्टन ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि सार्वजनिक वित्त की सभी क्रियाओं में क्रय शक्ति के हस्तांतरण की बात मुख्यतः होती है। इसमें कुल क्रय शक्ति के परिवर्तनों और परिणाम स्वरूप आर्थिक साधनों के उपयोग में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है।
ये हस्तांतरण करारोपण या अन्य किसी विधि से कुछ व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को किए जाते हैं और बाद में इन्हीं अधिकारियों द्वारा ये सार्वजनिक व्यय के जरिए से अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। इनमें से कुछ व्यक्ति तो बदले में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे पुलिस के लोग या ठेकेदार लोग, जबकि वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लोग बदले में अपनी कोई सेवाएं नहीं देते हैं। इसलिए सार्वजनिक वित्त की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था वही होती है जिसकी क्रियाओं से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। ये सिद्धांत काफ़ी सरल और दूरगामी प्रभाव वाला माना जाता है, हालांकि इसका व्यवहार में प्रयोग काफ़ी कठिन होता है। अब ये सिद्धांत हम इस चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र में हमने OX एक्सिस के ऊपर लिए मुद्रा की मात्राएं और OY एक्सिस पर हम सीमांत त्याग और सीमांत लाभ को लेते हैं। एक वक्र सीमांत लाभ वक्र है, जो कि ये बताता है कि जैसे जैसे मुद्रा की मात्राएं बढ़ती चली जाती हैं व्यक्तियों को, या कर की मात्रा हमारी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोगों को मिलने वाला सीमांत लाभ कम होता चला जाता है। सीमांत लाभ वक्र ये बताता है कि जैसे जैसे सरकार अपना व्यय बढ़ाती जाती है वैसे वैसे व्यक्तियों को सीमांत लाभ मिलता चला जाता है। और सीमांत त्याग वक्र ये बताता है कि जैसे जैसे कर की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे त्याग बढ़ता चला जाता है। तो OX एक्सिस के ऊपर मुद्रा की मात्राएं हैं और OY एक्सिस के ऊपर करों से उत्पन्न सीमांत त्याग या अनुपयोगिता और खर्च से प्राप्त सीमांत लाभ या उपयोग मापे गए हैं। MB वक्र मुद्रा की मात्राओं के व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की स्थिति को दर्शाता है, जो व्यय के बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इसी तरह से MS वक्र कर और अन्य राजस्व के रूप में मुद्रा की मात्राओं के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते सीमांत त्याग या अनुपयोगिताओं को दर्शाता है। दोनों वक्र एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं, जिससे OM मुद्रा की मात्रा अर्थात OM कर राजस्व और OM सार्वजनिक व्यय पर PM सीमांत त्याग की मात्रा और PM सीमांत लाभ की मात्रा बराबर हो जाती है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ OM कर राजस्व और OM सार्वजनिक व्यय करने से प्राप्त होता है। यदि OM से ज़्यादा कर राजस्व एकत्रित किया जाता है तो समाज के लोगों को लाभ के बजाय हानि अधिक हो जाएगी। जैसा कि चित्र में OM1 कर राजस्व पर सीमांत लाभ M1P1 प्राप्त हो रहा है और सीमांत त्याग M1P2 करना पड़ रहा है, जिससे लोगों को होने वाली शुद्ध हानि P1P2 के बराबर है। इसलिए OM से आगे कर लगाने व खर्च करने से अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की अवहेलना होती है। इसी तरह से OM से पहले अगर कहीं कर लगाया जाता है तो लोगों को मिलने वाला सीमांत त्याग तो उनका कम होगा, लेकिन सीमांत लाभ उनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ऐसे में सरकार को हानि हो सकती है। तो ये OM मात्रा ही सबसे उपयुक्त मात्रा मानी जाती है, जो कि अधिकतम सामाजिक कल्याण को दर्शाती है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सम सीमांत उपयोगिता या अधिकतम संतुष्टि के नियम का उपयोग किया गया है। व्यवहार में हमें कृषकों को उर्वरक आदि पर सब्सिडी देने और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर व्यय के बीच चुनाव करना है
और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक व्यय करने और सब्सिडी पर व्यय कम करने की स्थिति में समाज को ज़्यादा लाभ हो, तो हमें ये परिवर्तन ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे समाज को अधिक लाभ होगा। वर्तमान में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं, इसलिए कुछ विद्वान ग्रामीण विकास के हित की दृष्टि से कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सब्सिडी, जैसे उर्वरक सब्सिडी, पावर सब्सिडी, सिंचाई सब्सिडी और कर्ज पर सब्सिडी का व्यय घटाकर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय बढ़ाने का समर्थन करने लगे। रिचर्ड ए मसग्रेव ने भी इस सिद्धांत को अपने चित्र के द्वारा बताया, जिसको कि अपन अब कल देखेंगे।